नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नैनीताल जिले में अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट की धमकी देने वाले आरोपी नितिन शर्मा को एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक शिकंजे में आया आरोपी नितिन शर्मा खुद को हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा हुआ बताता है और धर्म परिवर्तन के बाद खुद का नाम खालिद बता रहा है। एसटीएफ ने नितिन उर्फ खालिद को अलग अलग मस्जिदों में जाकर नमाज भी वो पढ़ता है, मस्जिदों के लिए पैसे भी इकट्ठा करता है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में अन्य जानकारी जुटा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। नैनीताल में मेट्रोपोल कंपाउंड के अतिक्रमण हटाते समय किसी के द्वारा धमकी दी गई थी कि नैनीताल को बमों से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में तल्लीताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये विवेचना एसटीएफ उत्तराखंड को दी गई थी। इसमें एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। कॉर्बेट पार्क के पाखरू में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है, जिसमें हरक सिंह के सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और रायवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, जो कि हरक सिंह और उनके परिवार के नाम पर हैं। विजिलेंस के मुताबिक 2 जनरेटर सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिससे हरक सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों जनरेटर्स की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के मामले में पूर्व डीएफओ किशन चंद की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना मिली थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी फंड से खरीदी गई और वो प्राइवेट प्लेसेस में है, तो उसे हमने कोर्ट के परमिशन से जहां पता चल रहा है वहां पे हमने छापा लगा रहे हैं। जैसे भी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि वो किसका था किसका नहीं था। सिर्फ 2 जनरेटर के लिए विजिलेंस की छापेमारी को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। हरक सिंह ने कहा कि मैंने खुद 19 जनवरी 2022 को लेटर लिखकर जनरेटर वापस ले जाने को कहा था, लेकिन नहीं ले गए। इसके बाद मेरी कोई गलती नहीं है। हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है। हरक सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की। काम है और जिस तरह पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार और विभिन्न जहां भाजपा की सरकारें वो प्रदेश की सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। आप सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री था। 8 तारीख को जनवरी को आचार संहिता लगी, तब तक मैं वन मंत्री था। आचार संहिता तक अगर कोई गड़बड़ थी तो तब आपने क्यों नहीं जांच कराई? तो मेरे पीएस ने मुझे बताया सर कि 2 जनरेटर वन विभाग से आपको मिले। तो मैंने तुरंत उनसे टेलीफोन से ही कहा कि आप तुरंत कालागढ़ डिवीजन डीएफओ को लिख दो कि भाई तुम अपने जनरेटर ले जाओ। अब वो नहीं ले गए। ये लेटर भी शायद आपने लिखा है 19 जनवरी। मेरे पीएस ने लिखा है डीएफओ को, लेकिन क्योंकि डीएफओ उस समय फिर जांच के दायरे में आ गया था, फिर वो उसको जेल चला गया। कांग्रेस नेता और बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत की प्रॉपर्टी पर विजिलेंस के छापे क्या पड़े कि अब इस पर सियासत भी गरमा गई है। हरक सिंह रावत के अवाम में सब नंगे वाले बयान पर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पलटवार किया है। दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत बताएं कि उनका इशारा किस ओर है। हरक सिंह रावत के बयान से लग रहा है कि उनके भ्रष्टाचार में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। ऐसे में मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बीजेपी की दबाव की राजनीति है। माननीय हरक सिंह जी के यहाँ जो छापा पड़ा है और उनमें उनका ये बयान कि हमाम में सब नंगे, बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है। और मेरी तो मांग है कि इसका मतलब है इनके पीछे बहुत सारे सफेदपोश लामबंद होकर ये कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये जांच जो है सीबीआई को सौंपनी चाहिए।
देखिए, दबाव की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि जो व्यक्ति भाजपा की शरण में चला जाता है वो बेदाग हो जाता है। उससे पहले भाजपा के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के बाद बीजेपी का अगला मिशन है निकाय चुनाव, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी कमेटी भी बना दी है, तो जनता की टोह लेने के लिए अगले महीने से प्रदेश भर में सर्वे करेगी। उत्तराखंड की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी चाहती है कि निकाय चुनाव हर हाल में नवंबर में हो जाएं। इसके लिए पार्टी संगठन ने अलग अलग लेवल पर कमेटी बना ली है, जो बागेश्वर चुनाव के बाद प्रदेश भर में सर्वे के लिए निकलेगी। पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम चयन से लेकर मुद्दों समेत हर लेवल पर अपनी तैयारी तेज कर दी है और जनता का मन टटोलने और स्थानीय मुद्दों पर काम को लेकर 5 सितंबर के बाद प्रदेश भर में सर्वे करेगी। पार्टी ने अपने पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग से लेकर दूसरे कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी के द्वारा बागेश्वर चुनाव के बाद प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसके लिए समितियां हम लोग बनाएंगे, नगर निगम के लिए भी बनाएंगे और नगर पालिका नगर पंचायत के लिए समिति बनाएंगे और 10 सितंबर के बाद वो समितियां पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करने के पश्चात प्रत्याशियों के एक बार टोह लेने के लिए वो लोग जगह जगह जाकर बैठकें करेंगे। और एक कमेटी बना दी गई है। बागेश्वर चुनाव के बाद सभी लोग जिनको जहां भेजा जाएगा वो वहां जाएंगे। हमारी पूरी टीम जहां जहां पार्टी हमको निर्देशित करेगी, जहां भी भेजेगी, हम वहां जा करके महिलाओं की भूमिका चुनाव में क्या रहेगी, हमारा प्रत्याशी जहां भी जिसको भी प्रत्याशी बना दिया जाएगा उसकी जीत के लिए सभी महिलाएं काम करेंगी। वहीं कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी का निकाय चुनाव को कराने का कोई इरादा नहीं है और भाजपा को ये बात पता है कि निकाय चुनाव उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं आने वाले हैं। इसलिए ये सिर्फ एक जुमला मात्र है कि वो नवंबर में चुनाव चाहते हैं। उनका बस चले तो वो लोग सभा चुनाव तक तो निकाय चुनाव के बारे में सोचने की भी हालत में नहीं है। वैसे निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं और बीजेपी ने इसके लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि उसे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी विजय रथ को आगे बढ़ाया जा सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। देहरादून के एक सरकारी स्कूल के टीचर का शराब पीकर स्कूल पहुंचने का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पहले का है और अब इस पर शिक्षा विभाग ने एक्शन भी लिया है। मामला जूनियर हाई स्कूल कालसी के रिखाड़ स्कूल का है, जहां भरत सिंह कुंवर नाम के टीचर आए दिन शराब पीकर स्कूल आते थे। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया था। अब वीडियो आने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी टीचरों को संयमित तरीके से स्कूल आने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। अगर कोई भी शिक्षक जो है शिक्षक की मर्यादा से भिन्न अगर आचरण करेगा तो जो आचरण नियमावली है उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चमोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आपदा प्रभावित मयापुर और पगनू पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों के साथ बैठक कर हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। जहां जहां भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। साथ ही बाढ़ सुरक्षा के कार्य भी किए जाएंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को राहत शिविरों में ठहरना है, जिसकी व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। बहुत धुंधला पानी था, पानी आने की दिक्कत थी, तो अभी प्रधान जी ने बोल दिया कि पाइप आज पहुंच जाएगा यहाँ, तो पाइप जुड़ जाएगा तो पानी स्वच्छ हो जाएगा। मुख्य रूप से पेयजल की समस्या का विषय था। राशन नहीं पहुंच पा रही थी। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को से बात करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि यहाँ राशन की व्यवस्था, इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 10 परिवार जो जिनके घर टूट चुके हैं उनको आवश्यक धनराशि के रूप में राशि मिलेगी। इसके बाद मानकानुसार जो क्षत्रिय भवन की धनराशि दी जाती है तो उन सबको दी जाएगी।
उत्तराखंड के नेशनल हाईवे और चारधाम रोड प्रोजेक्ट में जगह जगह लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। अब इनके ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की है। इस पैसे से 80 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट होगा। पूरे राज्य में नेशनल हाईवे पर 195 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन है और राज्य सरकार ने पहले 155 डेंजर जोन का एस्टीमेट केंद्र को भेजा था और अब 40 का प्रस्ताव इसी महीने भेजा गया है। ने जो एनएच से रिलेटेड ऑल वेदर रोड हैं और जो चारधाम की सड़कें हैं उनके लिए 900 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए हैं हम लोगों को। उसमें टीएचडीसी हमारा कंसल्टेंट है, उनके साथ हमारा एमओयू है। तो वो लोग जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, उसका एस्टिमेशन, उसका डिजाइन वो लोग करते हैं। उसी के आधार पर भारत सरकार सैंक्शन करती है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में वाटर पार्क भले ही अभी पूरी तरह नहीं बना हो, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। आलम यह है कि स्थानीय विधायक जहां वाटर पार्क को पानी की बर्बादी करार दे रहे हैं, वहीं नगर पालिका इस पार्क के जरिए पेयजल संरक्षण का दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर वाटर पार्क का मजा लेते हुए पालिका अध्यक्ष की ये तस्वीर जिस तेजी से वायरल हुई, उतनी ही तेजी से पिथौरागढ़ का सियासी पारा भी चढ़ा है। क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने आरोप जड़ा कि 2 बूंद पानी के लिए तरसते लोगों के साथ ये नगर पालिका का भद्दा मजाक है। साथ ही विधायक का कहना है कि वाटर पार्क को बनाने के लिए जहां एक पेयजल योजना की बलि चढ़ाई गई है, वहीं 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना के पानी से स्विमिंग पूल को तर किया जा रहा है, वो भी तब जब शहर में 2 बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पिथौरागढ़ वासियों के लिए पेयजल जरूरी है या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब ऑलरेडी वहां पर एक पेयजल योजना स्थापित थी और जो निर्बाध रूप से चल रही थी, उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। असल में पिथौरागढ़ के चंडाक में नगर पालिका एक वाटर पार्क बना रही है। 50 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े इस पार्क को बनाने में अब तक 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पार्क पूरी तरह बना नहीं है। नगर पालिका का दावा है कि वाटर पार्क बनने से जहां वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को नया पर्यटन केंद्र भी मौज मस्ती के लिए मिलेगा। पालिका की माने तो स्विमिंग पूल के लिए पेयजल योजनाओं के बजाय बरसात के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवला घाट से किसी तरह का या किसी भी अन्य योजना से हम किसी तरह भी का जल नहीं ले रहे। हम वर्षा धारा प्राकृतिक जल के संवर्धन, संचयन एवं पुनर्गठन हेतु हमने वहां पर तालाब बनाया है। पिथौरागढ़ में 2 बूंद पानी के लिए सियासी खेल दशकों से जारी है। इस खेल में कभी किसी को मात मिलती है, किसी को जीत, लेकिन वाटर पार्क के नाम पर जारी सियासी संग्राम का अंत क्या होगा ये फिलहाल कहना कठिन है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बीजेपी के पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक के बीच वाटर पार्क को लेकर तलवारें पूरी तरह खींची हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बिरगुल में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भेंट की। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में कटौती के फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर देश की 33 करोड़ बहनों को उपहार दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने हमारी बहनों को जिस प्रकार से घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है, 200 रुपए की कटौती की है, 200 रुपए सिलेंडर पर छूट की है और उज्ज्वला के कनेक्शन पर 400 रुपए की छूट की है, निश्चित रूप से पूरे देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तोहफे के कारण से, इस उपहार के कारण से इस रक्षाबंधन के पर्व पर 33 करोड़ से भी ज्यादा बहनों को, ज्यादा परिवारों को सीधे सीधे लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड की तरफ जाते हुए बच्चों से मुलाकात की और इस दौरान बच्चों के साथ कुमाऊनी भाषा में भी बातचीत की। सीएम धामी ने बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चों से परिवार के साथ ही पढ़ाई के बारे में भी पूछा है।
क्या स्कूल में यार क्या नाम देते हो अपन क्या स्कूल से घर में नाम से स्कूल से ये बोलेगा अरे क्यों बोल रहा पहाड़ी बोलो, पहाड़ी में बोलो। तुम से स्कूल के नाम से तेरे स्कूल में इधर पुष्कर धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को सौगात दी। राखी के अवसर पर बहनें 2 दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक ये नियम लागू रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दिनांक 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में माताओं बहनों की यात्रा निःशुल्क किए जाने का निर्णय लिया गया है और हमारी बहनें उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से होकर जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। अच्छा लग रहा है मैम, बढ़िया लग रहा है। फ्री सेवा में जा रहे हैं, लेडीज के लिए फ्री कर रखा, अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार ही होता है लेकिन इस बार तो 2 दिन हो गया। हाँ जी मैम, 2 दिन का चला गया ना रक्षाबंधन, 2 दिन कर दिया। वहीं पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ में भी इस बार अनोखी राखियां देखने को मिल रही हैं। यहां के बच्चों ने अपने हाथों से बीज वाली राखियां बनाई हैं, जिनके जरिए त्योहार के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश यहां पर दिया जा रहा है। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की कक्षाएं भी चलाती है। इसमें 40 से ज्यादा बच्चों ने मिलकर इन राखियों को बनाया है। इन राखियों की डिमांड विदेश तक हो रही है। तो बाजार में अनोखी राखियां यहां पर हैं। बच्चों ने अपने हाथों से ये राखियां यहां पर बनाई हैं। बच्चों ने बीज वाली राखियां बनाई हैं, जिनको काफी पसंद किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राखियों की डिमांड लगातार है, जिसमें 40 से ज्यादा बच्चों ने मिलकर इन राखियों को बनाया है। इन राखियों की डिमांड विदेश तक हुई है, विदेश तक राखियों की डिमांड हो रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मेहनत लगन के साथ ये बच्चे अपने हाथों से राखियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम अपने पहाड़ी कल्चर में उगाते हैं, भट्टे हो गए, मांस हो गए, धनिया, हल्दी, ये सब हो गए, तो उसी चीजों के सीड जो होंगे वो हमारी राखीज में होंगे। और जब भी हम ये राखीज पहनेंगे तो हम इसको कहीं पे दफना देंगे या गाड़ देंगे। इससे एक नया पौधा निकलेगा जो कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को समर्पित होगा। मोर देन 5 लाख राखीज हम लोग अभी तक बना चुके हैं, जो कि पूरे के पूरे इंडिया और इसके साथ साथ बाहर भी जाती है। जर्मनी से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है राखीज का हमारे, क्योंकि हम इससे पहले एपन की राखियां, पेरुल की राखियां, चील की राखियां, इन सब पे काम कर रहे थे। इस बार हमने ये सोचा कि कैसे पर्यावरण के और ज्यादा करीब जाया जाए, तो नियरली 25-26 बच्चों की एक टीम के साथ हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम शुरू किया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।